हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस सीरीज में इंडियन हिस्ट्री का एक सीरीज चला रहा हूं और इंडियन हिस्ट्री में मैं मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट किया हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग प्रवर्ती मुगल काल से देख रहे हैं, क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है या वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से आए दिन क्वेश्चन काफ़ी संख्या में पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से कि बच्चों को जो प्रॉब्लम होता है कंसेप्ट का और फैक्ट का, उन कंसेप्ट को मैं क्लियर करूं और फैक्ट को भी क्लियर करूं, फैक्ट को कनेक्ट करूं कंसेप्ट से, ताकि जो भी दिक्कत होता है वो नहीं दिक्कत हो। आइए, मैं एक आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आपका ही लाइक हमारा एनर्जी बूस्टअप होता है और यह फिर प्रेरित करता है नए वीडियो लाने का। मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज के माध्यम से सारे सेक्शन आपको प्रोवाइड करूं, बस आप अपना साथ बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रवर्ती मुगल काल में हमने पृष्ठभूमि को पिछले क्लास में देख चुका था। इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि आपको पता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होती है। अहमदनगर में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जब अहमदनगर में मृत्यु होती है, तो इनके 3 पुत्रों में, ध्यान रखेंगे औरंगजेब के 4 पुत्र थे, लेकिन पहला एक पुत्र था अकबर। अकबर जो था यह औरंगजेब के जीवन काल में ही विद्रोह करके दक्कन में चला गया था। ध्यान रखेंगे, ये विद्रोह करके कहाँ चला गया? दक्कन में। और दक्कन में गया था तो वहाँ पर साहू से संरक्षण वो प्राप्त किया था, लेकिन बाद में ये इसको दक्कन पे आक्रमण करके औरंगजेब ने इसकी हत्या कर दी। तो हालांकि यह उत्तराधिकार के लड़ाई में सम्मिलित नहीं है, उत्तराधिकार के लड़ाई में सम्मिलित नहीं है, लेकिन कहने का अर्थ है उत्तराधिकार के लड़ाई में 3 पुत्रों के बीच ही उत्तराधिकार की लड़ाई हुई और वह पुत्र थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ये कहने का अर्थ है जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो रही है अहमदनगर में, तो इसके 3 पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई और उत्तराधिकार के लड़ाई के पहले इनके तीनों पुत्र अलग अलग क्षेत्रों में गवर्नर के रूप में कार्यरत थे, गवर्नर के रूप में नियुक्त थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था मुअज्जम, जिसका नाम था मुअज्जम। मुअज्जम जो था यह काबुल में गवर्नर था। ध्यान रखेंगे, हमने कहा मुअज्जम जो था ये काबुल में गवर्नर के पद पर नियुक्त था। और दूसरा पुत्र था मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम जो था यह गुजरात में गवर्नर के पद पर नियुक्त था, दूसरा पुत्र मोहम्मद आजम। और तीसरा जो था ये कामबख्श था, कामबख्श बीजापुर में था। ध्यान रखेंगे, मैंने कहा इसके 3 पुत्र थे, तीनों पुत्र अलग अलग क्षेत्रों में, यानी दिल्ली से बाहर क्षेत्र में गवर्नर नियुक्त थे। और मुअज्जम जो था ये काबुल में गवर्नर था, आजम जो था यह गुजरात में गवर्नर के पद पर नियुक्त था, और कामबख्श की बात की जाए तो ये बीजापुर में था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु की सूचना इन लोगों की मिली, तब ये तीनों अपने अपने क्षेत्र से दिल्ली के तरफ पलायन किए। ध्यान रखेंगे, मैंने कहा कि जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु की सूचना इनको मिली, तो यह अपने अपने क्षेत्रों से दिल्ली के तरफ पलायन किए। और वहीं देखेंगे कि मुअज्जम जब काबुल से चला तो दिल्ली आते समय, मुअज्जम जब काबुल से चला तो दिल्ली आते समय ही यह रास्ते में अपने आप को बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट घोषित किया, यानी बहादुर शाह प्रथम के नाम से सम्राट घोषित किया। कौन? मुअज्जम। और यह जब दिल्ली आया, दिल्ली आ ही रहा था, तभी मुअज्जम का बड़ा लड़का अजीमुशान था। ध्यान रखेंगे, मुअज्जम का बड़ा लड़का जो था, जिसका नाम था अजीमुशान मुअज्जम का लड़का था। इसने आगरा पर अधिकार कर लिया। हमने कहा इसने आगरा पर, कहाँ अधिकार कर लिया? आगरा पर। ध्यान रखेंगे, आगरा पर ये अजीमुशान जो था मुअज्जम का बड़ा लड़का, ये आगरा पर अधिकार कर लिया।
और जब ये आगरा पहुंचा तो मुअज्जम और आजम के बीच आप ध्यान रखेंगे, मुअज्जम और आजम के बीच 18 जून 1707 ईस्वी में झझाऊ की लड़ाई हुई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। यह एक बार एमपीपीसीएस में पूछ चुका है कि झझाऊ की लड़ाई कब हुई, तो ध्यान रखेंगे 18 जून 1707 ईस्वी में झझाऊ की लड़ाई हुई। किसके बीच? मुअज्जम और आजम के बीच। मुअज्जम और आजम के बीच झझाऊ की लड़ाई हुई आगरा के पास। इसमें इस युद्ध में मुअज्जम विजित रहा, मुअज्जम की विजय हुई और मुअज्जम ने आजम की हत्या कर दी। ध्यान रखेंगे। फिर आप देखेंगे कि मुअज्जम और कामबख्श, उधर कामबख्श था बीजापुर में, वह बीजापुर से चला था। फिर मुअज्जम और कामबख्श के बीच 1709 ईस्वी में बीजापुर में युद्ध हुआ, जिसमें कामबख्श की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? मुअज्जम के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, अपने दोनों भाइयों की हत्या करके मुअज्जम जो था ये बहादुर शाह प्रथम के नाम पर गद्दी पर बैठा। ध्यान रखें, हमने कहा मुअज्जम और आजम के बीच झझाऊ की लड़ाई 18 जून 1707 ईस्वी में। फिर आप देखेंगे मुअज्जम और कामबख्श के बीच 1709 ईस्वी में बीजापुर का युद्ध हुआ और दोनों युद्ध में क्रमिक रूप से मोहम्मद आजम को और कामबख्श को मुअज्जम ने परास्त किया और इनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद यह बहादुर शाह प्रथम के नाम पर दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा, दिल्ली के गद्दी पर बैठा। और यह शाह आलम, यह इसका दूसरा नाम शाह आलम भी था। यानी कहा जाता है मुअज्जम का बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, फिर शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पे देखेंगे ये साहिब खबर, यानी एक इतिहासकार है जिनका नाम है खफी खां। खफी खां इसको साहिब खबर के नाम से साहिब खबर बोलते हैं। खफी खां यह प्रश्न बना हुआ है कि किसने साहिब खबर बोला। तो आप ध्यान रखेंगे, खफी खां एक ऐसे इतिहासकार है जिन्होंने शाह आलम बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम को साहिब खबर के नाम से संबोधित किया है। फिर यहीं पे देखिएगा सर सिडनी ओबेन कहते हैं कि यह बहादुर शाह प्रथम पहला ऐसा बादशाह था जिसके बारे में 2 शब्द अच्छे कहे जा सकते हैं। यह कहते हैं कि पहला ऐसा बादशाह था जिसके बारे में 2 अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। यानी यह जो था मुअज्जम, यह मिल मिलाप करके शासन व्यवस्था को संचालित किया। और ध्यान रखेंगे, ये जब राज सिंहासन पर बैठा तो इसकी उम्र 65 वर्ष की हो गई थी। 65 वर्ष की हो गई थी और 65 वर्ष की अवस्था में जब ये सिंहासन पर बैठा तो थोड़ा अक्षम था, उतनी साहस, उतनी क्षमता नहीं थी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए। लेकिन फिर भी यह मेल मिलाप का भावना रखा, जो आसपास के जो भी प्रतिद्वंदी थे उनसे मिला करके शासन व्यवस्था को संचालित करने की कोशिश की। और यह देखेंगे कि बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम के नाम पर दिल्ली के गद्दी पर बैठा। और कहा जाता है कि यह जब दिल्ली के गद्दी पर बैठा तो यह 1707 से लेकर के 1712 तक इसने दिल्ली के राज सिंहासन पर शासन किया, दिल्ली के गद्दी पर शासन किया। और देखेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर आइए इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग और देखते हैं, इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बहादुर शाह प्रथम को। हमने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ध्यान रखेंगे कैसे उसके तीनों पुत्रों में मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। और इस लड़ाई में बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम जो था ये बहादुर शाह प्रथम के नाम पर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, दिल्ली के गद्दी पर बैठा। और इसको शाह आलम प्रथम भी कहते हैं। खफी खां इसी को साहिब बेखबर के नाम से जानते हैं। खफी खां क्या कहते हैं? साहिब बेखबर। ध्यान रखेंगे, साहिब बेखबर के नाम से खफी खां जानते हैं। और सर सिडनी ओबेन कहते हैं इसके बारे में कि यही एक अंतिम बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं।
ठीक है, चलिए इसके कालक्रम की बात हम करेंगे बहादुर शाह प्रथम का। बहादुर शाह प्रथम का कालक्रम होगा 1707 से 1712 ईस्वी का। इसने एक तो उम्र के उस दहलीज पर यानी 65 वर्ष की उम्र में जाकर के ये बादशाह बना, तो उतनी क्षमता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी यह मेल मिलाप के नीति को अपनाया और अपने शासन को संचालित करने की इसने कोशिश की। इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि यह साहू की रिहाई, कहा जाता है कि संभाजी यानी साहू के जो पिताजी थे संभाजी, और वो शिवाजी के पुत्र संभाजी, और उनका पुत्र था साहू। जब औरंगजेब के समय अकबर विद्रोह करके अकबर द्वितीय जब विद्रोह करके दक्कन में गया, तो कहा जाता है कि संभाजी ने ही उसको संरक्षण दिया था। तो इसी खुंदक से या इसी गुस्सा से कहें या अपने साम्राज्य विस्तार की नीति से, मैं अलग डिस्कस कर लूँगा। जब औरंगजेब साम्राज्य विस्तार कर रहा था दक्कन में, तो दक्कन में एक तो बीजापुर को मिलाने की कोशिश कर रहा था, बीजापुर और गोलकुंडा को, और बहुत संघर्ष के बाद बीजापुर गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी संदर्भ में वह शिवाजी के भी यानी मराठा साम्राज्य को भी मिलाने की कोशिश की। इसी पीरियड में संभाजी की हत्या, उससे युद्ध किया और संभाजी की हत्या कर दी, और हत्या के बाद साहू को बंदी बना करके मुगल दरबार में ले गया। और कहा जाता है कि साहू का बचपन जो था ये मुगल दरबार में ही बीता और वहीं पर इसकी परवरिश हुई। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उसका बड़ा लड़का बहादुर शाह प्रथम मुगल सिंहासन पर बैठा, तो सिंहासन पर बैठते ही उसने साहू की रिहाई कर दी। ध्यान रखेंगे, वह सिंहासन पर बैठते ही साहू की रिहाई की, और साहू की रिहाई की, लेकिन उसको राजा नहीं माना। ध्यान रखेंगे, राजा नहीं माना, लेकिन वह चाहता था कि साहू और उसकी जो सौतेली माँ जो शासन कर रही थी ताराबाई, इन दोनों के बीच संघर्ष चलते रहे, यानी साहू और ताराबाई के बीच संघर्ष होते रहे। इस संदर्भ में भी इसने साहू की रिहाई कर दी, और कहा जाता है ये साहू की रिहाई की, और साहू की रिहाई के संदर्भ में देखेंगे कि यह इसको राजा नहीं माना, रिहाई तो की, राजा नहीं माना। और राजा रिहाई के पीछे तर्क देते हैं इतिहासकार कि वो चाहता था कि साहू यहाँ से जाएगा तो अपना अधिकार वहाँ ढूंढेगा, मांगेगा, और वहाँ ताराबाई शासन कर रही थी, तो दोनों में संघर्ष, ये चाहता था कि दोनों में संघर्ष चलते रहे। इस कारण भी हो सकता है ये रिहाई किया हो। लेकिन रिहाई जब किया तो दक्कन में इसने सरदेशमुखी का अधिकार तो दिया मराठों को, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया। ध्यान रखेंगे, चौथ का अधिकार नहीं दिया। और सरदेशमुखी जो होता था ये पूरे राजस्व का 1/10 भाग होता था, और चौथ की बात की जाए तो यह 1/4 भाग ये लेते थे। चौथ में देखिएगा, दोनों में डिफरेंस ये है। चौथ कहते हैं यानी मराठा उस राज को संरक्षण देते थे, या ताकि कोई दूसरी शक्ति उस पर अटैक नहीं करे, इसके संदर्भ में ये चौथ की वसूली करते थे, जो 1/4 भाग होता था। फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे, अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात किए, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि इसने सिख नेता गुरु गोविंद सिंह से मेल मिलाप की नीति अपनाई। गुरु गोविंद सिंह से, सिख नेता जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनसे मेल मिलाप की नीति अपनाई। फिर आप देखेंगे जाट नेता चुड़ामन और बुंदेला सरदार जो था छत्रसाल से भी इसने मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा, मैत्रीपूर्ण संबंध रखा। फिर आप देखेंगे 1708 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर इसके समय पंजाब में विद्रोह कर दिया। सिख नेता बंदा बहादुर विद्रोह कर दिया, और इसी के विद्रोह के दमन के संदर्भ में 27 फरवरी, ध्यान रखेंगे, बंदा बहादुर के विद्रोह के दमन के ही संदर्भ में 27 फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। अब रिकॉल कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ी, और उत्तराधिकार की लड़ाई में उसका बड़ा पुत्र जो मुअज्जम था बहादुर शाह प्रथम के नाम पर, शाह आलम प्रथम के नाम पर, वह राजगद्दी पर बैठा, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा।
तो बैठने के बाद एक इतिहासकार खफी खां है उसको साहेब बेखबर की संज्ञा देते हैं, और दूसरे इतिहासकार एक सर सिडनी ओवेन है, ये बताते हैं कि यह एक अंतिम बादशाह था जिसके बारे में 2 शब्द अच्छे कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सहिष्णुता थी, सद्भावना थी। और यही देखेंगे कि इसी सहिष्णुता और सद्भावना और मेल मिलाप की नीति के माध्यम से यह साहू की रिहाई कर दिया, साहू की रिहाई कर दिया जो मुगल दरबार में कैद था। और मुगल दरबार में कैद था, रिहाई की, लेकिन इसको राजा नहीं माना। और इसी संदर्भ में देखेंगे कि दक्कन में ये मराठों को सरदेशमुखी वसूलने का जो एक कर होता था वो अधिकार तो दिया, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया। इसी संदर्भ में दूसरा पॉइंट देखेंगे कि सिख नेता गुरु गोविंद सिंह से यह मेल मिलाप की नीति अपनाया। फिर जाट नेता चुड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल, दोनों ध्यान रखेंगे, जाट नेता चुड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल से यह मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा। और इसी के राजकाल में देखेंगे, इसी के समय में 1708 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर जो था ये पंजाब में विद्रोह कर दिया। और इसी के विद्रोह के दमन के संदर्भ में देखेंगे कि 27 फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। और देखेंगे मृत्यु के बाद जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद ही दरबार में एक अलग प्रवृत्ति का विकास हुआ, अलग प्रवृत्ति का विकास हुआ। और वो षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियां थी, षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियां थी, उसको हम लोग देखेंगे। यानी कह सकते हैं मुगल दरबार में एक अलग प्रवृत्ति का विकास हुआ, और वो प्रवृत्तियां थी षड्यंत्रकारी गुटों की, यानी अलग अलग गुट निर्मित होने लगे, जिसको हम लोग इस संदर्भ में देखते हैं। पहला जो गुट था, पहला गुट की अगर बात की जाए तो वह ईरानी गुट था। ईरानी गुट, ध्यान रखेंगे, पहले गुट की बात की जाए तो ये ईरानी गुट था। ईरानी गुट का नेता जो था ये जुल्फिकार अली खां था। ईरानी गुट की नेता की मैं बात करूं तो यह जुल्फिकार अली खां था। और ईरानी गुट की अगर बात की जाए तो यह फारस और खुरासान क्षेत्र से आए थे। इनका निवास स्थल की अगर बात की जाए तो ये फारस और खुरासान वाले भाग से आए थे। और इन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और महत्वाकांक्षा और अपनी योग्यता के बल पर एक पॉलिटिकली ये काफ़ी मजबूत हो गए थे। यानी राजनीति में इनका पार्टिसिपेशन होने लगा था, राज दरबार में इनका पार्टिसिपेशन होने लगा था। और ये लोग दरबार में एक उच्च पद प्राप्त कर लिए थे। और वह औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के समय ही एक उच्च पद पर ये लोग थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, ये अलग अलग गुट में बंट गए, जिनको हम एक कहते हैं ईरानी गुट। और ईरानी गुट का नेता था जुल्फिकार अली खां, जिसका पिता असद खां था। असद खां का पुत्र था जुल्फिकार अली खां, जिसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा गुट था जिसको हिंदुस्तानी गुट कहते हैं, ध्यान रखेंगे, दूसरा गुट था जिसको हम हिंदुस्तानी गुट कहते हैं। और हिंदुस्तानी गुट में सबसे प्रमुख थे जिनको सैयद बंधु कहते हैं। ये 2 भाई थे जिनको सैयद बंधु कहते हैं। एक का नाम था अब्दुल्ला खां, दूसरा का नाम था हुसैन अली खां। हुसैन अली खां बराह इसका उपनाम था, ध्यान रखेंगे। यानी हसन हुसैन कह सकते हैं आप, याद रखेंगे हसन हुसैन। यानी सैयद बंधु में एक का नाम था अब्दुल्ला खां हसन, और दूसरे का नाम था हुसैन अली खां बरा। इनको भारतीय इतिहास में किंग मेकर की संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखेंगे। किंग मेकर, इनको सैयद बंधु को भारतीय इतिहास में किंग मेकर की संज्ञा दी जाती है। और कहा जाता है ये विदेशी मूल के थे, लेकिन आकर के भारत में बस गए थे, और अपनी योग्यता के बल पर ये भी उच्च पद प्राप्त कर लिए थे राज दरबार में। तीसरे गुट की मैं बात करूं तो वह था तुर्कानी। तीसरे गुट की मैं बात करूं तो यह तुर्कानी गुट था, ध्यान रखेंगे, तुर्कानी गुट था। और इसका जो नेता था उसका नाम था निजाम उल मुल्क। तुर्कानी गुट का नेता था जिसका नाम था निजाम उल मुल्क। इसको चीन किचलिज खां भी बोलते हैं, चीन किचलिज खां।
तीसरा गुट तुर्कानी गुट था जिसका नाम था निजामुल मुल्क और चिनकिचली खां कहते हैं। चौथे गुट की मैं बात करूं तो ये अफ़गानी गुट, ध्यान रखेंगे अफ़गानी गुट था, अफ़गानी गुट था और इसका नेता था मोहम्मद खां बंगस। मोहम्मद खां बंगस यानी 4 गुट जो थे ये पूरी तरह से पॉलिटिकली रूप से काफ़ी मजबूत थे और इन्होंने अपने योग्यता के बल पर एक उच्चस्थ शीर्षस्थ पद प्राप्त किया था और अच्छे पद पर थे। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इन्होंने एक दूसरे के जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे उनमें यह राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे, जिनकी भूमिका आने वाले जो भी राजा होंगे, जो भी बादशाह होंगे, उनके बादशाह बनने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इसी संदर्भ में देखेंगे हिंदुस्तानी गुट का जो प्रमुख नेता थे सैयद बंधु, इनको किंग मेकर की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यह अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से, अपने महत्वाकांक्षा के हिसाब से इन्होंने बादशाह बनाने की प्रक्रिया स्थापित कर दी। और कहा जाता है कि ये बादशाह की हत्या भी करवा देते थे और दूसरे बादशाह की नियुक्ति भी करवाते थे। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, हम बहादुर शाह के संदर्भ में हमने देखा कि बहादुर शाह साहू की रिहाई की, राजा नहीं माना, दक्कन में सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार तो दिया लेकिन चौथ का नहीं दिया। फिर आप देखेंगे दूसरा पॉइंट है सिख नेता गुरु गोविंद सिंह से इन्होंने मेल मिलाप की नीति अपनाई। और जाट नेता कहा जाता है कि जाट नेता चूड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा। चौथे पॉइंट की बात की जाए, पांचवें, तो यह कहा जाता है कि 1708 ईस्वी में पंजाब वाले क्षेत्र में सिख नेता बंदा बहादुर ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह के दमन के फलस्वरूप कहा जाता है कि 27 फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद ही उसके दरबार में एक नई प्रवृत्ति ने जन्म लिया, जिस प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं कि वो अलग अलग गुटों का निर्माण किया, जिसको किंग मेकर की संज्ञा दी जाती है। और ये जो प्रवृत्तियां थी ये 4 गुट में दिखती हैं। जो पहला गुट था ईरानी गुट जिसका प्रमुख नेता था जुल्फिकार अली खां, और दूसरे गुट की बात की जाए तो ये हिंदुस्तानी गुट था जिसके वो हम सैयद बंधु कहते हैं और इनके प्रमुख नेता थे अब्दुल्ला खां हसन और दूसरा था हुसैन अली खां बराह। इनको किंग मेकर की भी संज्ञा दी जाती है। तीसरे गुट की बात की जाए तो यह तुर्कानी गुट था जिसका प्रमुख नेता था निजामुल मुल्क जिसको चिनकिचली खां भी कहते हैं और आगे चल के देखेंगे यही हैदराबाद राज की नींव डालेगा। फिर चौथे गुट की बात की जाए तो वो अफ़गानी गुट था जिसका प्रमुख नेता था मोहम्मद खां बंगस। इन गुटों ने प्रवर्ती काल में किंग मेकर की भूमिका निभाई, यानी बादशाह को नियुक्त करने में और बादशाह को पदच्युत करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। आप क्या करेंगे, इसको नोट्स बना लेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको जितने भी प्रश्न इससे संबंधित होंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और लाइक करेंगे तो वो हमारी एनर्जी बूस्टअप का काम करेगा और इसी तरह मैं हमेशा वीडियो लेते आऊँगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह की सुधार लगता है कि और इसमें सुधार किया जा सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसके हिसाब से फिर अब मैं इसमें परिवर्तन करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।